नमस्कार दोस्तों, जुड़ जाइए सभी और एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए सभी मित्रों के लिए। जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करेंगे। तो ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं हम। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि संख्या पद्धति पार्ट 3, संख्या पद्धति का पार्ट 3 लेकर आए हैं आपके लिए हम। इससे पहले हमने इसकी 2 क्लास देख ली हैं, जिसमें प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाकर के हमारे चैनल पर और उन दोनों क्लासों को देख लीजिए, अच्छे से सभी आगे समझ में आ पाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। चलिए वहां से आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। और कल हमने लास्ट में देखा था सम विषम, है ना, इवन नंबर्स ऑड नंबर्स। तो इसके बाद में देखिए भाज्य संख्याएं। भाज्य, पहले अभाज्य देख लीजिए ना, पहले कौन से देखेंगे? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को और क्या कहते हैं बच्चों? देखिए अभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं? अग्र संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र संख्याएं। और इसका नाम क्या है? अग्र संख्या कहते हैं। और इनको असंयुक्त संख्याएं भी कहते हैं। असंयुक्त संख्याएं, असंयुक्त संख्याएं। और इनको अमिश्रित संख्याएं भी कहते हैं। अमिश्रित संख्याएं। और इनको क्या कहते हैं बोलो? अमिश्रित हो गया, असंयुक्त हो गया, प्रारंभिक संख्या भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? प्रारंभिक संख्याएं। और इनको रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं विद्यार्थियों, है ना। क्या कहते हैं? रूढ़ संख्याएं। तो एक बार इन सभी नामों को ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। और इंग्लिश में विद्यार्थी इनको कहते हैं क्या? इंग्लिश में कहते हैं इनको प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। तो जरा देखिए इधर, अभाज्य संख्या कह लो, अग्र संख्या कह लो, असंयुक्त संख्या, अमिश्रित संख्याएं, प्रारंभिक संख्याएं, रूढ़ संख्याएं, प्राइम नंबर, ठीक है ना। इतने सारे नामों से अपन अभाज्य संख्याओं को जानते हैं। तो आपको ओनली पढ़ना तो सारी है, देखना सभी है, लेकिन ज्यादातर फोकस करना है वो आपको करना है अभाज्य संख्या और प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। क्योंकि पेपर के एग्जाम के अंदर यदि इनमें से कोई भी नाम दिया गया हो लेकिन उसकी जो इंग्लिश है वो प्राइम नंबर्स ही बोलेगी। क्या बोलेगी? प्राइम नंबर्स, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए अपन बात करते हैं इसकी कि इसको कहते किसे, है ना। तो इसकी परिभाषा की बात करते हैं। अभाज्य संख्याओं, जिन संख्याओं में जिन संख्याओं में, लिख लीजिए साथ ही साथ, जिन संख्याओं में केवल, जिन संख्याओं में केवल एक का और स्वयं का ही भाग जाता हो, एक का और स्वयं यानी खुद का ही भाग जाता हो, जिन संख्याओं में केवल एक का और स्वयं का ही भाग जाता हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं कहते हैं।
अभाज्य संख्याएं कहते हैं, है ना। इसकी दूसरी परिभाषा की बात करते हैं, या जिन संख्याओं के गुणनखंड, जिन संख्याओं के गुणनखंड केवल दो होते हैं, जिन संख्याओं के गुणनखंड केवल दो होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एक बार इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। देखिए, अभाज्य संख्याएं, अग्र संख्या, असंख्य संख्या, अमिश्रित संख्याएं, प्रारंभिक संख्याएं, रूट संख्याएं, इंग्लिश में विद्यार्थी इनको कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो, जिन संख्याओं में केवल एक का और स्वयं का ही भाग जाता हो उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा की बात करते हैं, दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं कि जिन संख्याओं के गुणनखंड यानी फैक्टर्स, गुणनखंड इंग्लिश में बोले तो फैक्टर है ना, फैक्टर्स, जिन संख्याओं के फैक्टर यानी गुणनखंड केवल दो होते हैं, ना तो दो से कम होना चाहिए ना दो से ज्यादा, यानी ओनली दो होते हैं जिनके फैक्टर, उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना। इसके एग्जाम्पलों की बात करते हैं विद्यार्थियों हम। इसके एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले इसका दो आएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 इत्यादि। विद्यार्थियों, इनको मैंने 100 तक लिख दिया। देखो, ये 100 तक नहीं होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। यानी अपन कह सकते हैं कि 1 से 100 तक, 1 से यानी 100 तक, 100 तक अपनी जो अभाज्य संख्या होती हैं वो कितनी होती हैं? 25 यानी 25 होती हैं। कितनी होती है विद्यार्थियों? 25, है ना। अच्छा सुनो, सबसे छोटी, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी बच्चों? सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है ना वो कौन सी है? 2 है। कौन सी है? 2 है ना। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अच्छा सुनो, 2 के बारे में और क्या इसकी विशेषता है? 2 एकमात्र वो संख्या है जो सम होते हुए भी कैसी है? अभाज्य। 2 ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी कैसी है? अभाज्य, ठीक है ना। बाद बाकी इसमें आपको कोई भी संख्या सम नजर नहीं आएगी, सभी संख्या कैसी होंगी? विषम, है ना। सभी जितनी भी संख्या अपन देखेंगे 2 के अलावा, 2 को छोड़ करके, वो सभी संख्या हमारी कैसी कहलाएंगी? विषम संख्याएं। अभाज्य तो है वो, लेकिन कैसी होंगी? विषम। ओनली 2 कैसी है? ये सम है, ठीक है विद्यार्थियों। अच्छा गुरुजी 2 क्यों है? अच्छा 1 आपने क्यों नहीं लिया इसमें? 1 क्योंकि इसके देखो नियम क्या था कि जिनके फैक्टर कितने होते हो, जिन संख्याओं के फैक्टर यानी गुणनखंड 2 होते हो, और 1 का तो फैक्टर कितना है? 1 ही है बस। कितना है? 1। इसलिए 1 को नहीं लेते हैं ना। एक संख्या कैसी होती है? एक संख्या भाज्य नहीं होती है, ना ही अभाज्य होती है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में 2 आ गया बिल्कुल, क्योंकि इसकी फैक्टर 2 होने चाहिए। तो 2 का फैक्टर क्या होता है? 1 और 2। यानी जिन संख्याओं में 1 और स्वयं, देखो 2 में 1 का भाग जाएगा ना, इधर देखो 2 में 1 का भाग जाएगा बिल्कुल, और 2 में 2 का भाग जाएगा। कितनी? 1 बार। तो जो तो 1 का भाग चला गया, जिस स्वयं हो गया। क्या हो गया ये? स्वयं। तो अपने ये तो लिखा था कि जिन संख्याओं में 1 का और स्वयं का भाग जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अपन अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है बच्चों। 3 देख लो, 5 देख लो, 7 देख लो, 11 देख लो, है ना। अच्छा गुरुजी आपने 9 क्यों नहीं लिया? देखो बच्चों 9 में ये बात सही है कि 9 में 1 का भाग जाएगा 9 बार, और 9 में 9 का भाग जाएगा कितनी बार? 1 बार, ठीक है ना। लेकिन 9 में 3 का भाग हो जाता है कितनी बार? 3 बार।
तो अपन तो यही पढ़ा ना जिनमें केवल एक का और स्वयं का विभाग जाना चाहिए ना, तो इसमें तो 3 का चला गया, इसलिए 9 कैसी है, 9 भाज्य संख्या है। कैसी बच्चों, 9 भाज्य संख्या होती है ना। चलिए, तो अपने यहां पे लिख सकते हैं नोट लगा के कि संख्या एक ना तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। संख्या एक ना तो भाज्य होती है ना ही कैसी होती है, अभाज्य संख्या होती है। क्लियर बच्चों, संख्या एक ना तो भाज्य होती है ना ही कैसी होती है, अभाज्य संख्या होती है ना। ये नोट के माध्यम से हमने लिख लिया। चलिए अपन बात करते हैं कि 1 से 25 तक, 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती हैं। 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो देखो 1 से 25 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी होती हैं, 9। 29 तो सुपर होती है ना। चलिए, तो इसका करेक्ट आ जाएगा 9। 1 से 25 तक अभाज्य होती हैं 9। अपन बात कर लेते हैं भाज्य संख्याओं की। किसकी, भाज्य संख्या। यानी ये बताओ 1 से 25 तक भाज्य कितनी होती है, भाज्य। तो विद्यार्थी मुझे एक चीज बताइए, 1 से 25 तक यदि हम संख्याओं को गिनने लगेंगे कि 1 2 3 4, तो टोटल संख्या 25 होंगी, है ना। 25 में से 9 कैसी हैं, 25 में से 9 संख्या वो है जो कैसी हैं, बोलो। 25 में से 9 संख्या कैसी हैं, अभाज्य। तो 25 में से 9 माइनस कर दीजिए, तो 25 माइनस 9, ठीक है ना। तो ये आ गया कितना, 16। कितना आ गया, 16। और एक संख्या ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है, तो 1 माइनस कर देंगे, इसमें से कितना जाएगा, 15। तो ध्यान रखना 1 से 25 तक जो भाज्य होती है वो 15 होती है। कितनी होती है, 15 ना। चलिए आगे बात करते हैं 1 से 50 तक की। 1 से 50 तक, है ना। अच्छा, 1 से 50 तक बोलो अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। 1 से 50 तक बोलो, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 है ना। तो 1 से 50 तक जो अभाज्य होती हैं वो कितनी होती हैं, 15 होती हैं। कितनी होती हैं बच्चों, 15 होती हैं ना। ठीक है, अपन भाज्य की बात कर लें। किसकी बात कर लें, भाज्य की। कि भाज्य संख्या कितनी होती हैं, जरा ध्यान दीजिए, भाज्य संख्या। अच्छा, 1 से 50 तक जो संख्या होती है टोटल, इनको काउंट करेंगे 1 से 50 तक, तो टोटल संख्या 50 बैठेंगी। 50 है ना, 50। और 50 में से 15 कैसी है, अभाज्य, तो माइनस कर दीजिए, इनको कितना आएगा, 35। और एक ना तो भाज्य होती ना अभाज्य, तो ये आ गया कितना, बोलो कितना आ गया, 34। कितना आ गया बच्चों, 34 है ना। कितना आ गया, 34। क्लियर है ना। ठीक है, आगे देखते हैं 1 से लेके 100 तक। 1 से लेके 100 तक बोलो अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, अभाज्य संख्या कितनी होती हैं। सबको काउंट करेंगे। देखो यहाँ तक कितनी बैठी, 25 26 27, सॉरी यहाँ तक 15 थी ना, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितनी होंगी बोलो, 25। कहाँ तक, 100 तक। अपन बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। तो टोटल संख्या 100 में से 25 माइनस कर दीजिए, 75। कितनी, 75। और संख्या एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। कितना रह गया बोलो, 74। कितना रह गया, 74। तो अपन कह सकते हैं 1 से 25 तक जो अभाज्य होती हैं 9 होती हैं, भाज्य होती हैं 15 होती हैं। 1 से 50 तक जो अभाज्य होती हैं 15 होती हैं, भाज्य होती हैं 34 होती हैं। ठीक है ना। 1 से 100 तक अभाज्य होती हैं 25 और भाज्य होती हैं 74 यानी 74। ठीक है ना बच्चों। तो एक बार इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लिख लिया। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं। किसकी, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन संख्या है, भाज्य संख्याएं। अच्छा, भाज्य संख्या को और कोई नाम है क्या बोलो,
भाज्य संख्याओं का हाँ नाम है ना, क्या कहते हैं? भाज्य को, और भाज्य को बोलते हैं संयुक्त संख्याएं। कौन संख्याएं? संयुक्त संख्याएं, संयुक्त संख्याएं। ठीक है बच्चों, ठीक है, संयुक्त हो गया। और इनको बोलते हैं मिश्रित संख्याएं। कौन संख्याएं? मिश्रित संख्याएं, मिश्रित संख्या है ना। और इनका नाम बोलो, मिश्रित हो गया। इनको यौगिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक संख्याएं, है ना, यौगिक संख्याएं। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? इंग्लिश में बोलो। इंग्लिश में बोलते हैं इनको कंपोस्ट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोस्ट नंबर, कंपोस्ट नंबर, है ना। इंग्लिश में कहते हैं इनको कंपोस्ट नंबर। तो एक बार जरा ध्यान दीजिए इधर। देखो, भाज्य संख्या कह लो, संयुक्त कह लो, मिश्रित कह लो, यौगिक कह लो, इंग्लिश में कहते हैं इनको कंपोस्ट नंबर। क्या कहते हैं इनको? इंग्लिश में कहते हैं इनको कंपोस्ट नंबर। ठीक है बच्चों, तो देखिए इधर इसकी परिभाषा बात कर लेते हैं अपन, परिभाषा की बात कर लेते हैं। जिन संख्याओं में, जिन संख्याओं में, जिन संख्याओं में एक का, किसका? एक का, कॉमा स्वयं का, जिन संख्याओं में एक का, कॉमा स्वयं का, तथा अन्य किसी तीसरी संख्या का, तीसरी संख्या का, अन्य किसी तीसरी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता हो, पूरा पूरा भाग जाता हो, उन्हें भाज्य संख्याएं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। देखो परिभाषा हमारी कि जिन संख्याओं में किस किस का? एक का, स्वयं का, तथा अन्य किसी तीसरी संख्या का, इसके अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता हो, उन संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा की बात करते हैं, या सुनो, जिन संख्याओं के, जिन संख्याओं के, जिन संख्याओं के गुणनखंड, गुणनखंड, जिन संख्याओं के गुणनखंड यानी इंग्लिश में बोले तो फैक्टर्स, जिन संख्याओं के गुणनखंड 3 या 3 से अधिक होते हैं, कितने होते हैं? 3 या 3 से अधिक होते हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी देखो, इसकी पहली परिभाषा तो ये होगी अपन, और सेकंड परिभाषा ये होगी, है ना, कि जिन संख्याओं के गुणनखंड यानी फैक्टर 3 या 3 से अधिक होते हैं। कितने होते हैं? 3 या 3 से अधिक। जिन संख्याओं के गुणनखंड या फैक्टर्स 3 या 3 से अधिक होते हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं, कंपोस्ट नंबर, मिश्रित संख्याएं, संयुक्त संख्याएं। ठीक है ना, और मिश्रित संख्याएं, यौगिक संख्या। ठीक है, चलिए तो एक बार इसको लिख लीजिए बच्चों, फिर इसकी एग्जाम्पल। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। लो, चलिए अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? इसके एग्जाम्पलों की बात करते हैं हम। इसके एग्जाम्पलों की बात करते हैं हम। देखो एग्जाम्पल, देखो एक इसमें आ नहीं सकता, क्योंकि जब एक अभाज्य नहीं हो सकती तो भाज्य कैसे हो सकती है भाई? इसमें तो कम से कम फैक्टर 3 होने चाहिए, कम से कम 3 से अधिक हो जाए अच्छी बात है ना। और दूसरी बात, जो भाज्य संख्या होती है अभाज्य, भाज्य में कम से कम 3 फैक्टर, और जो अभाज्य होती है ना, अभाज्य, उसमें ओनली 2, ना तो 2 से कम होना चाहिए ना 2 से ज्यादा होना चाहिए ना। सुनो, तो इसमें 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 2 उसमें चला गया, 3 भी उसमें चला गया। अब इसमें 4, 6, 8, 9, 10, 12,
14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35 डॉट डॉट। ठीक है ना। देखो जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 नहीं आएगा इसमें, 18, 20, 19 नहीं आएगा, 21, 22, 23 नहीं आएगा इसमें, 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं आएगा, 30, 31 नहीं आएगा, 32, 33, 34, 35, 36, 37 नहीं आएगा इसमें ना। यानी उन संख्याओं को छोड़ दिए जो किस में पहुंच गई हैं, अभाज्य में पहुंच गई हैं। ठीक है विद्यार्थियों। ठीक है, तो अब बात आती है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो आपका उत्तर आना चाहिए 4। कौन सी होती है बच्चों, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। चलिए यहाँ पर नोट के माध्यम से हम लिख लेते हैं इनको, है ना। नोट के माध्यम से इनको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे साहब नोट के माध्यम से हम, देखो सुनो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलो क्या होती है, 2। कौन सी होती है, 2, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 2। अगले नोट की बात करते हैं हम। सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखो दिखने में भाज्य कौन सी लगती है, 2 लगती है ना, लेकिन 2 नहीं होती। कौन सी होती है, 4 होती है। कौन सी होती है, 4। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसका वैसे ध्यान रखें, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं अपन। लिख लिया। तो इतना ध्यान रखेंगे अपन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक है ना। यानी 4 छोटी भाज्य होती है, 2 छोटी अभाज्य होती है। बड़ी की बात करें, किसी के मन में यदि डाउट हो रहा हो कि सब बड़ी बता दो, बड़ी कौन सी होती है, तो ये तो ऑप्शन में देख के बताएंगे पड़ेगा ना, ये बड़ी है। ठीक है ना। 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे आपके सामने, और उसमें से आपको ये चेंज करना होगा कि ये संख्या हमारी बड़ी है और ये संख्या हमारी छोटी है ना। चलिए, भाज्य हो गया, सम विषम हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अनुवर्ती मान, पूर्ववर्ती मान। अनुवर्ती मान और पूर्ववर्ती मान, है ना। तो पहले अनुवर्ती मान आफ्टर वैल्यू बोलते हैं इसको, है ना। आफ्टर वैल्यू है ना। अनुवर्ती मान, सुनो, अनुवर्ती मान कुछ नहीं है। देखो अनु हिंदी में क्या होता है, एक उपसर्ग होता है। अनु हिंदी में क्या होता है, एक उपसर्ग होता है। अपन हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या होता है, एक उपसर्ग होता है जिसका अर्थ होता है बाद। अनु माने बाद, है ना, बाद में। तो कुछ नहीं करना है आपको, बाद वाली संख्या लेनी है। क्या लेनी है, बाद वाली संख्या लेनी है। बाद वाली संख्या लेनी है आपको, है ना, लेनी है। बाद वाली संख्या लेनी है, यानी क्या करना होगा आपको, कुछ नहीं करना है, +1 करना है। +1 करना है आपको, +1 करना है। जिसका भी आपको अनुवर्ती मान पूछा जाता है उस संख्या में 1 जोड़ दीजिए, तो आपका क्या जाएगा बोलो बच्चों, वो आ जाएगा अनुवर्ती मान। ठीक है विद्यार्थियों। चलिए आगे चलते हैं, बाद वाली संख्या। ठीक है ना। आगे इसके अपना एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं इसके एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल किस तरह से लेते हैं। इसके एग्जाम्पल आपसे पूछता है 47 का या 47 की अनुवर्ती मान, या 47 का अनुवर्ती मान, 47 का अनुवर्ती मान, है ना। 47 का अनुवर्ती मान तो बराबर 47 का क्या होगा बच्चों, 48। क्या होगा, 48, है ना। बोलो 1072 का क्या होगा, तो इसका होगा 1073। क्या होगा, 1073। 9999 का क्या होगा बोलो, तो इसका आ जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, यानी 1 जोड़ना है इसमें, है ना। 265 का क्या होगा,
तो 265 का जाएगा 266, कितना जाएगा 200, यानी एक जोड़ना है आपको। अनुवर्ती मान जब भी आपके दिमाग में विचार आए तो उसमें एक जोड़ दीजिए, तुरंत उसका आंसर आएगा, है ना। जैसे 9635 का क्या होगा, 9635 का होगा 9636, कितना होगा 9636। तो एक बार इसको लिख लीजिए, बहुत सिंपल है। अनुवर्ती मान यानी इसको आफ्टर वैल्यू बोलते हैं, यानी +1 करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सीधी बात करें तो +1 किया जाता है इसमें ना, +1 यानी एक जोड़ा जाता है बस। एक बार इसको लिख लीजिए। अब बात करते हैं विद्यार्थियों पूर्ववर्ती मान की, किसकी, पूर्ववर्ती मान, पूर्ववर्ती मान, पूर्ववर्ती मान, है ना। पूर्ववर्ती मान यानी इसको बोलते हैं बिफोर वैल्यू, ठीक है ना, बिफोर वैल्यू। सुनो सैम, पूर्व का मतलब क्या होता है, देखो पूर्व का हिंदी में अपन बात करें तो पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। पूर्व का अर्थ होता है पहले, क्या होता है, पूर्व का अर्थ होता है पहले, है ना। तो संख्या से पहले वाला मान जस्ट, है ना, संख्या से पूर्व या कहें पहले वाला मान। क्या करते हैं इसमें बताओ, क्या करते हैं इसमें बताइए गुरुजी। इसमें करते हैं हम -1 करते हैं, -1, उसमें +1 करते हैं, इसमें क्या करते हैं -1। चलिए एक बार सुनो, अपने राजलक्ष्मी कोचिंग सेंटर पर राजस्थान पुलिस, BSTC, पशु प्रचर, रेलवे, ठीक है ना, बैंक इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है, और जिसके बैच बिल्कुल कंटिन्यूस हर 15 दिन 7 दिन बाद उसका टेस्ट लिया जाएगा। तो अपने पास सभी जितने भी प्रेजेंट में भर्तियां चल रही हैं उनके ऑफलाइन क्लास भी चल रही हैं, और अभी नए बैच है हमारे पास। तो जो विद्यार्थी अगर ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में आना चाहते हैं तो वो विद्यार्थी कोचिंग पर आकर के अवश्य संपर्क करें। जो हमारी कोचिंग है उसका स्थान है बड़ौदा बैंक के पास, GD रोड धौलपुर, बड़ौदा बैंक के पास GD रोड धौलपुर, MS सर के निर्देशन में है। तो चलिए, और जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो, अच्छा सुनो मेरी बात, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ऐसे स्किप कर करके देखेंगे ना तो आपकी समझ में यानी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, सीधी बात ये है। यानी यदि हमारी वीडियो नहीं, किसी भी वीडियो को यदि आप स्किप कर करके देखते हैं तो आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है इसमें, है ना। तो आपको शुरू से लेके अंत तक वीडियो में डटे रहना है, रुके रहना है, अपनी सिटिंग पावर बैठानी है कि हमें पूरा मैथ पढ़ना है। तो हमें शुरू से लेके अंत तक किसी भी वीडियो के पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए, अभी चल रहा था पढ़ा क्या, पूर्ववर्ती मान यानी बिफोर वैल्यू। सुनो, पूर्व का मतलब होता है पहले, संख्या से पूर्व यानी पहले वाला मान क्या कहलाता है, हमारा पूर्ववर्ती मान। कुछ नहीं करते इसमें, -1 करते हैं। क्या करते हैं, -1। सुनो एग्जाम्पल की बात करें, इसमें किसकी बात करें, एग्जाम्पल की। मैं लिखा 756 का पूर्ववर्ती मान क्या होगा, पूर्ववर्ती मान 756 का पूर्ववर्ती मान क्या होगा बच्चों, तो ये होगा 755। कितना होगा, 755, है ना। अपन बात करें 6982 का पूर्ववर्ती मान क्या होगा, तो जो होगा 6981। 795 का पूर्ववर्ती क्या होगा, जो होगा 794। कितना होगा, 794। 10,239 का बोलो पूर्ववर्ती मान क्या होगा, तो ये होगा 10,239। कितना होगा, 10,239। 2,34,567 का बोलो क्या होगा, तो जो होगा 2,34,566। कुछ नहीं करना है विद्यार्थियों, आपको -1 कर देना है। क्या कर देना है, -1। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती मान क्या होगा, किसका, प्राकृत संख्या 1, एक बार इसको लिख लीजिए आप, है ना, जब भी आपको आगे बढ़ाएंगे। नोट कर लो उसको एक बार। देखिए अपन चर्चा कर रहे थे कि प्राकृत संख्या, इसको नोट के माध्यम से लिख लीजिए आप, है ना।
प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती मान। तो विद्यार्थियों यहां पे जरा ध्यान देना आप कि प्राकृत संख्या कहां से प्रारंभ होती हैं, एक से प्रारंभ होती हैं। और उसने पूछा है प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती, यानी एक में से एक माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे एक को, तो जीरो बचेगा, जबकि जीरो प्राकृत संख्या नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना, इसका आंसर या तो ऑप्शन डी पे लिखा होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, या आंकड़े अपर्याप्त जो भी चीज है आप उसको लगा के आ जाएंगे। यानी आप इसका आंसर जीरो मत लगा देना कि एक से पूर्ववर्ती पूछा है तो एक से पहले क्या आता है, जीरो आता है। विद्यार्थी ध्यान रखना, क्योंकि प्राकृत संख्या होती है ना, जो प्राकृत संख्या होती हैं वो कहां से प्रारंभ होती हैं, 1 2 3 4 5 6। मुझे बताओ इस एक से पहले कुछ आता है क्या, नहीं आता ना। तो ध्यान रखना प्राकृत संख्या एक का पूर्ववर्ती मान कभी लगा मत देना, ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, जीरो। अगली बात करते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जीरो का पूर्ववर्ती मान। कौन सा मान, पूर्ववर्ती मान। यानी पूर्ण संख्या जीरो का पूर्ववर्ती मान क्या होगा। अब देखो सेम कंडीशन यहां पे है। मुझे एक चीज बताइए, पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होती है, पूर्ण संख्या जीरो से प्रारंभ होती है। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इस तरह से, है ना। तो बताओ जीरो से पहले कोई आता है संख्या, नहीं आती है ना। जीरो से पहले कोई भी अंक नहीं है, ना कोई संख्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में। ठीक है ना, तो इसका भी क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे ना, क्रॉस। इसका भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना, कहीं आप -1 मत लगा देना, इसका आंसर जीरो नहीं होगा ना, इसका आंसर -1 होगा ना। तो एक बार इस पर वैसे ध्यान रखना है आपको। चलिए अब चलते हैं इसके बाद में जाति मान और स्थानीय मान। जाति मान और स्थानीय मान, ठीक है विद्यार्थियों। जाति मान, इसको अंकीय मान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अंकीय मान। विद्यार्थी ध्यान रखना, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू, या इसको कास्ट वैल्यू बोलते हैं ना, कास्ट वैल्यू। सुनो, फेस वैल्यू कह लो, कास्ट वैल्यू कह लो, है ना। जाति मान बिल्कुल सिंपल है, जिस अंक का हमसे जाति मान पूछा जा रहा है वही अंक उसका क्या होता है, जाति मान होता है। जिस अंक की हमसे किसी भी संख्या में से जिस अंक की हमसे बात की जा रही है, जिस अंक का हमसे जाति मान पूछा जा रहा है वही अंक उसका क्या होता है, जाति मान होता है। बिल्कुल इजी है ना। सुनो एग्जाम्पल देखते हैं सीधे इसके, है ना। जैसे मैंने संख्या लिखी यहां पे, ठीक है ना, 94 38 605। ठीक है विद्यार्थियों, चलो अपन बात करते हैं इसमें 5 का जाति मान क्या होगा। 5 का जाति मान, तो बच्चों 5 का होगा 5। कितना होगा, 5। 0 का बोलो 0, 6 का बोलो 6, 8 का बोलो 8, 3 का बोलो 3, 4 का बोलो 4, 9 का बोलो 9। यानी हमसे जिस अंक की बात की जा रही है ना, हमसे जिस अंक की बात की जा रही है वही अंक हमारा क्या होता है, वही अंक हमारा क्या होता है, उसका जातिमान होता है। समझ में आ गया ना बच्चों। यानी जैसे 9 का 9 होगा, 4 का 4, 0 का 0, 5 का 5, 6 का 6, 3 का 3, 2 का 2। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल इजी वे में। जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। जाति यानी इस अंक की हमें जाति बतानी है। जैसे 5 की जाति मेरी जाति, ठीक है ना, आपकी जाति, प्रधानमंत्री जाति, सबकी जाति एक ही है। हमसे जाति अलग होती है, बंदरों की जाति हमसे, है ना, गाय की जाति अलग है, भैंस की जाति अलग है हमसे, कुत्तों की जाति हमसे अलग है, बाद बाकी इंसान की जाति सब इंसान है। ठीक है ना, तो 5 का 5 ही होगा, 9 का 9 ही होगा, 6 का 6, 0 का 0, 8 का 8, 7 का 7, 5 का 5, जो भी है। ठीक है ना, जिस अंक की बात की जा रही है वही अंक हमारा क्या होता है, उसका जाति मान होता है। अब बात करते हैं स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। ठीक है बच्चों, चलिए स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं बच्चों, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू, है ना। सुनो
स्थानीय मान यानी यहां पर स्थान की वैल्यू होती है। विद्यार्थी इस बात का विशेष ध्यान रखना, जैसे स्थान की वैल्यू होती है, इंसान की कभी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसके पद की वैल्यू होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट मान लीजिए यहां पे मैं खड़ा हूं, मेरी वैल्यू किसकी है, टीचर की है, आपकी वैल्यू किसकी है, स्टूडेंट की है। अगर आप में से कोई यहां पर पढ़ाने आ जाएगा तो आपकी वैल्यू टीचर की हो जाएगी। तो ध्यान रखना, हमेशा इंसान की कभी कोई वैल्यू नहीं होती है, किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं है, उसके स्थान की वैल्यू है, पद की वैल्यू है, ठीक है ना। उसके स्थान की वैल्यू है, उसके पद की वैल्यू है, ठीक है। चलिए स्थानीय मान, तो इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं सीधे। देखो फालतू रामायण लिखने से कोई मतलब नहीं है। चलिए इसमें से बात करते हैं सबसे पहले एक का स्थानीय मान। किसका? एक का स्थानीय मान। एक का स्थानीय मान, सुनो ध्यान से कैसे। सबसे पहले उस अंक को लिखा जाता है जिसके स्थानीय मान पूछा जा रहा है, तो मैंने लिख दिया एक। अब बताइए एक के बाद में इधर, एक के इधर कोई अंक है क्या? कोई अंक नहीं है, तो कुछ नहीं लगाएंगे पूरा, है ना। बात करते हैं अपन 8 की। 8 का क्या रहेगा? देखो सबसे पहले 8 को लिखो, 8 के बाद कितने अंक है? एक, तो एक लगा दो यहाँ पे 0। क्या लगा देंगे? 0। बात करते हैं अपन 2 की। किसकी? 2 की। तो पहले लिख लो 2 को। किसको लिख लो? 2 को, है ना। अब 2 के बाद देखो कितने? एक अंक, 2 अंक, तो 2 लगा दो यहाँ पे 0। 3, पहले 3 लिख लो बच्चों, है ना। एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 लगा दें यहाँ पे 0। 4 का निकालेंगे इधर, पहले 4 लिखो। क्या लिखो? 4। 1 2 3 4, 4 0 आ जाएंगे। कितनी आ जाएंगे? 4 0 आ जाएंगे। 6 का निकालेंगे इधर, तो पहले 6 लिखो। 1 2 3 4 5, कितनी 0 आ जाएंगी? 5 0 आ जाएंगे बच्चों, है ना। 5 0। बात करते हैं अपन किसका? 7 का। अच्छा सॉरी, इसको डबल 6 हो गया क्या? कोई बात नहीं, चलो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको 9 कर देता हूँ, है ना। इसको कर देता हूँ 9, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं 7 का। किसका? 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान विद्यार्थियों बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल। देखो 7 पहले, अच्छा सुनो 7 लिख लो, है ना। 7 लिख लिया। अब 1 2 3 4 5 6, बोलो कितने 0 आएंगे यहाँ पे? 6 0। 6 0 आ गए, है ना। कितनी 0 आ गई? 6 0। बात करते हैं 9 का स्थानीय मान। 9 का स्थानीय मान, सुनिए। देखो 9 का, तो सबसे पहले आप 9 लिखिए। कितने लिखिए? 9। 9 के बाद में कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने? 7। तो यहां पर लगा लेंगे 7 0। 7 0। तो विद्यार्थी ये आपके क्या आ गया? स्थानीय मान आ गया, है ना। क्या आ गया? स्थानीय मान, ठीक है ना। चलिए आपको थोड़ा सा और समझाता हूं इसके बाद। देखो एक बार इसको लिख लीजिए आप। देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए कोई संख्या लिखी यहां पर 6 7 8 7 5 3 7 2 0 7 8 7, ठीक है ना। आप कहेंगे सर आपने संख्या बहुत बड़ी लिख दी। कोई बात नहीं, सुनो, जिस चीज को मैं समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, सुनो, ठीक है ना। सुनो, देखो इसमें 7 एक साथ यहां पे आए, एक साथ यहां पे आए, एक साथ यहां पे आए, एक साथ यहां पे, एक साथ यहां पे, टोटल 7 इसमें 5 है। कितनी है? 5, है ना। सुनो, टोटल इसमें 7 5 है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, क्या 7 को लिखने का मेरा नजरिया या दृष्टिकोण अलग है? एक जैसे 7 है, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, बिल्कुल सेम लिखे मैंने, ठीक है। मतलब आपके हिसाब से 7 में कोई डिफरेंस नहीं है लिखने में, है ना। सुनो तो, लेकिन इस 7 का अगर जाति मान की बात करें 7 ही रहेगा। इसका भी 7, इसका भी 7, इसका भी 7, इसका भी 7, 8 का 8, 9 का 9, 6 का 6, 2 का 2, 5 का 5, 0 का 0, यानी जिसके अपन बात कर रहे हैं वही उसका क्या? जाति मान। लेकिन बात आती है स्थानीय मान की। सुनो इस 7 की, देखो ये वाला 7 यहां पर, देखो इस 7 के बाद में कोई अंक नहीं है, तो ये वाला 7 है ना, केवल 7 को ही दिखा रहा है, केवल 7 को, ठीक है ना। इस 7 को देखो, पहले 7 लिख लो। एक अंक, 2 अंक, 2 0 आएंगे यहाँ पे। कितने 0? तो ये दिखाएगा 700 को। भाई ये 7 है ना, ये 700 का काम कर रहा है, यानी 100 का काम कर रहा है, 700, है ना। अब देखो इस वाले 7 की बात करें अपन, तो पहले 7 लिखो। क्या लिखो? 7। 1 2 3 4 5 0 लगा दें यहाँ पे, 5 0 आ जाएंगी। तो अब देखो ये वाला 7 किसका काम कर रहा है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 7 लाख का काम कर रहा है। किसका कर रहा है? ये 7 लाख यानी 7 लाख। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 7 लाख बोल रहा है, ठीक है ना। अब इस 7 की बात करें अपन, तो पहले 7 लिखो। यहाँ पे 7 लिख दिया मैंने। 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8, कितने जीरो आएंगे बोलो यहाँ पे 8 जीरो आएंगे साहब। कितने जीरो आएंगे? 8। इसको देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख, करोड़, 10 करोड़, 70 करोड़ का काम कर रहा है ये। और इसकी बात करें तो ये किसकी बात करेगा? ये 70 अरब की बात करेगा। किसकी बात करेगा? ये 70 अरब की बात करेगा। 70 अरब की बात करेगा। देखो 7 तो एक ही था ना, लेकिन अलग अलग स्थान पर अलग अलग वैल्यू दिखा रहा है। अगर मैं 6 ले लूंगा तो 60 अरब दिखाएगा। यहाँ पे है ना, अलग अलग दिखाया सब। अच्छा एक बार उसको देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये 70 करोड़ है। वेरी गुड, 70 करोड़। अरब, 10 अरब, 70 अरब है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जिस स्थान पर जो जितना अंक है वो उसकी वैल्यू दिखाएगा, है ना, उसकी ही वैल्यू दिखाएगा, उसको बोलते हैं स्थानीय मान। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा तो ये 50 अरब दिखाएगा। यहाँ 9 लिख दूंगा 90 अरब दिखाएगा ये, है ना। जहां पर जो लिख देंगे वही अंक क्या है। देखो सीधी बात यह है कि अंक की हमेशा कोई वैल्यू नहीं होती है। अंक की वैल्यू है क्या? अगर अंक की वैल्यू होती तो फिर तो यहां भी 70 अरब दिखाता, यहां भी 70 अरब दिखाता। अंक की वैल्यू नहीं है इसमें। किसकी वैल्यू है? स्थान की वैल्यू। किसकी वैल्यू बच्चों? स्थान की वैल्यू। इसलिए बोलते हैं इसको स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। समझ में आ गया ना? चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए आज हमने सबसे पहले देखा था अभाज्य संख्याएं, अग्र संख्याएं, अशक्त संख्याएं, अमिश्रित संख्याएं, प्रारंभिक संख्याएं, रूट संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं इनको प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? जिन संख्याओं में केवल एक का और स्वयं का ही भाग जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है बच्चों। या इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? जिन संख्याओं के गुणनखंड फैक्टर यानी 2 होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो 2 3 5 7 इस तरह से ये 100 तो लिखा था हमने। संख्या 1 ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। ठीक है ना। 1 से 25 तक 9 अभाज्य होती हैं, 15, ठीक है ना। इनको देखा था 1 से 50 तक 15 34 और 1 से 100 तक 25 74। ठीक है। इसके बाद देखा था भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, मिश्रित संख्याएं, यौगिक संख्याएं, कंपोस्ट नंबर इंग्लिश में कहते हैं इनको। जिन संख्याओं में एक का स्वयं का तथा अन्य किसी तीसरी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। या इसकी दूसरी जो डेफिनेशन थी, जिन संख्याओं के गुणनखंड फैक्टर्स या 3 से अधिक होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। चलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 थी। ठीक है ना। इस तरह से इनको लिखा था 4 6 8 9 10। ये सब छोटी अभाज्य 2 होती है, छोटी 4 होती है। ठीक है ना। अनुवर्ती मान, पूर्ववर्ती मान देखा था हमने, ये एक जोड़ता है माइनस करना। ठीक है ना। ये नोट के माध्यम देखा था कि प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती मान नहीं होता है और पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती मान नहीं होता है। फिर जाति मान, स्थानीय मान अभी हमने देखा जस्ट, है ना, ये स्थानीय मान। अच्छा सुनो, एक चीज नोट के माध्यम से लिख सकते हैं इस चीज को आप, NOT, नोट लिख लीजिए, डाल लीजिए जाते जाते कि नोट में ये लिखेंगे पूर्ण संख्या 0 का या अंक 0 का जो भी है, 0 का अंक कर लो इन्हें, डायरेक्ट लिखो। 0 का हमेशा जातीय मान तथा स्थानीय मान देखो क्या लिखा मैंने, 0 का हमेशा जातीय मान तथा स्थानीय मान 0 ही होते हैं, ही होता है। यानी 0 को आप कहीं भी लिख जाओ, कहीं भी लिख दो उसको, इसका स्थानीय मान और जातीय मान क्या रहेंगे? हमेशा 0 रहेंगे। ठीक है ना। 0 का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा क्या रहेंगे? 0 ही रहेंगे। तो ठीक है विद्यार्थियों, हमने प्राकृत संख्या से लेकर के और आपकी जातीय और स्थानीय मान तक सभी संख्याओं को बारी बारी से देखा। अब तक हमने इनमें 3 दिन का समय लिया था। यहाँ से आगे जो हमारी क्लास होगी उसको हम यूपी प्लस के हिसाब से, क्योंकि यूपी प्लस का जो पेपर है वो 17 और 18 फरवरी का है, पेपर के कुछ दिन रह गए हैं, इसलिए हम यूपी प्लस वाले बच्चों के लिए विशेषकर उनको टारगेट करते हुए उनकी तैयारी को और मजबूत बढ़ाने के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है ना। तो देखो जहां तक वहां तक प्रयास हमारा ये रहेगा कल से लाइव आने का, 6 से 7 के बीच में, 6 से 7 बजे के मध्य लाइव आने का प्रयास रहेगा। ठीक है ना। और एक बार सभी विद्यार्थी कल अवश्य हमारी क्लास को लेवें। और इसी के साथ आज हम इस क्लास को बंद करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों।